आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खाली बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफर करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फोन निकाला और विकास को फोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फोन करना। मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फोन मांगकर विकास को फोन कर सकता हूं। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे। मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं। मैंने तो उसे फोन किया ही नहीं।
इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास, तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं? इस पर विकास बोला, मुझे यहां आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूं मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर, मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है। तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझाकर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है, ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर, विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाजा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, शायद लाइट चली गई होगी। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूं। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर, मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफर की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहाँ कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है। जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहाँ लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहाँ से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है।
विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फोन करने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहां पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूंगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर उस रात मेरी जान बच गई, यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से करीबन 15 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र करने पर आज भी मेरी रूह कांपने लगती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव में खेती के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं था। मैं कई बार काम की तलाश में इधर उधर भटका था, मगर मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। मेरे पास खुद की जमीन नहीं थी कि मैं उसमें खेती कर पाऊं। दिन पर दिन मेरे घर की आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया मुकेश अपने घर वापस आ गया और वो पहले से काफ़ी बदल चुका है और साथ ही काफ़ी सारे पैसे कमाकर भी लाया। मुकेश मेरे बचपन का दोस्त है। वो भी मेरे साथ कुछ दिनों से काम को लेकर काफ़ी परेशान था और अचानक 10 दिन पहले वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने और उसके घर वालों ने उसे काफ़ी खोजा, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। और आज मुझे अपने छोटे भाई से पता चला कि वो आ चुका है। ये खबर सुनते ही मैं उसके घर गया तो सच में मेरे भाई ने जो कहा था वो ठीक निकला। मुकेश आया है, मगर अपना शारीरिक और आर्थिक हालत दोनों ही बदलकर। मुकेश को देखते ही मैंने उससे कहा, क्या भाई कितना बदल गया है तू? कोई खजाना वजाना हाथ लगाया क्या तेरे? जिस पर मुकेश ने कहा, नहीं यार, खजाना तो हाथ नहीं लगा, मगर एक अच्छा काम जरूर हाथ लगा है। और तू बता, तेरा क्या हाल चाल है? इस पर मैंने मायूस मन से कहा, क्या बताऊं यार, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। मेरी बात को सुनकर मुकेश मुस्कुराया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू मेरे साथ चलेगा काम करने? तो चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे और रहने का भी सारा इंतजाम है। तू मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, वरना किसी और को मैं नहीं लेकर जाता। मुकेश की पूरी बात सुनने के बाद मैंने मन ही मन में कहा, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था, तो मेरे ना बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर मैंने मुकेश को हाँ बोल दिया। फिर मुकेश ने बताया कि वो 2 दिन बाद यहाँ से निकलेगा और वो मुझे अपने साथ लेटा हुआ जाएगा। मेरा काम क्या है पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, तू चल, तुझे सब पता चल जाएगा वहां पहुंचकर। सारी बात हो जाने के बाद मैं अपने घर चला आया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई, तो वो भी मान गए। चाहे जो भी काम हो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरी सारी तैयारी होते होते 2 दिन कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। अब बारी आई मुकेश के साथ जाने की। मैं तैयार होकर मुकेश के घर गया
तो वो भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद हम दोनों गांव के बस स्टैंड पर गए और वहां से बस पकड़कर चलते बने। मुकेश मुझे कहाँ लेकर जा रहा था मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं चुपचाप मुकेश की सारी बातों को मान रहा था। करीब 4 घंटा बस में सफ़र तय करने के बाद हम उतरे, तो मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। बस से उतरते ही मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो जगह मुझे ना तो कोई बस स्टैंड लगी और ना ही कोई गांव। बस देखने से एक वीरान सा जंगल मालूम पड़ रहा था, जिस पर मैंने मुकेश से कहा, ये कहाँ है हम लोग? ये तो कोई जंगल लग रहा है। जिस पर मुकेश ने कहा, तो क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, चल मेरे साथ। इतना बोलकर मुकेश मुझे जंगल के अंदर एक पतले रास्ते पर से कहीं ले जाने लगा। मैं भी उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चलता बना, और भरोसा करूं भी क्यों ना, आखिर मुकेश मेरे बचपन का दोस्त जो था, और अगर अपने बचपन के दोस्त पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। अब आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी, मगर अब तक हमें जहां जाना था वो जगह आया नहीं था। अंधेरे का पता मुझे तब चला जब मुकेश ने टॉर्च जलाया, क्योंकि मुकेश के टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। उस जंगल पर चलते हुए हमें अपने पैरों के नीचे सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज तो आ रही थी, साथ ही जंगलों से तरह तरह के जानवरों की आवाजें भी आ रही थी। उस अंधेरे से घिरे जंगल से आ रही अजीब अजीब सी आवाजें एक ऐसे डर का माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। ऐसे ही तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे जंगलों के बीच एक छोटा सा घर दिखा। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी मुकेश ने कहा, वो देख, हम लोग आ गए, बस उस घर में ही जाना है। मुकेश की इस बात को सुनकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आ गई। हम दोनों चलकर उस घर के करीब गए तो उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर मुझे लगा कि इस घर में मुकेश अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी रहता होगा। चलकर हम उस घर के अंदर गए तो अंदर जाते ही पता नहीं मुकेश किसी को ढूंढने लगा। उस घर में 2 ही कमरे थे, एक कमरा बंद था और एक खुला हुआ। सारा घर ढूंढने के बाद जब वो शांत होकर एक जगह पर बैठा तो मैंने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहा है भाई तू? इस पर मुकेश ने कहा, इस घर में मेरे अलावा और 2 जन रहते हैं, पता नहीं वो दोनों कहाँ गए। इतना बोलकर कुछ देर तो मुकेश चुप रहा, फिर वापस से बोला, लगता है वो लोग भी अपने घर गए होंगे, आ जाएंगे 1-2 दिन में। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो इस घने जंगल में घर जहां दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भला ये लोग क्या काम करते होंगे। ऊपर से मुकेश अकेला नहीं रहता है, उसके साथ और 2 आदमी भी हैं। जिस पर मैंने फिर एक बार मुकेश से पूछा, अरे भाई, अभी तक तूने बताया नहीं कि क्या काम करना है। जिस पर मुकेश ने कहा, तू 1-2 दिन रहकर देख, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना बोलकर मुकेश ने उस खुले हुए कमरे में बिस्तर लगा दिया और हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। इस दौरान मैंने कई बार मुकेश से उस बंद कमरे के बारे में पूछा, मगर वो बस एक ही जवाब दे रहा था कि समय आने पर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। सुबह से ही मैं काफ़ी थक चुका था, तो बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मुझे घर के बरामदे पर किसी के तेज तेज चलने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सहम गया और मुकेश को उठाया। उठकर मुकेश भी
उस आवाज को साफ साफ सुना और आवाज कौन कर रहा है ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकला। मुकेश जैसे ही कमरे से बाहर निकला वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं भागकर उसके पास गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल एक आदमी ने मुकेश का गला जोर से पकड़ा हुआ था और उस आदमी का चेहरा इंसानों से काफी अलग था। उसकी दोनों आंखें नहीं थीं और साथ ही उसका पेट भी पूरी तरह से कटा हुआ था। अभी मैं हिम्मत जुटाकर मुकेश को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने मुकेश से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर भरोसा करके यहाँ आया था और तुम लोगों ने मुझे मारकर मेरी आंखें और किडनी को निकालकर क्यों बेचा? तेरे दोनों दोस्तों को मैंने ही मार दिया। अब तू भी मरेगा। इतना सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि माजरा क्या है और मुकेश क्या काम करता है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस भूत ने मुकेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो भूत मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मेरे करीब आकर उस भूत ने मुझे गौर से देखा और कुछ किए बिना हवा में धुआं हो गया, जिसके कुछ देर बाद ही सुबह हो गई। सुबह जब मैंने उस बंद कमरे के दरवाजे में एक छोटे से छेद से अंदर झांका तो पता चल गया कि मुकेश मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना कर रहा था, क्योंकि उस कमरे में काफी सारे इंसानी टुकड़े थे और साथ ही उस आदमी की लाश भी थी जिसकी आत्मा कल मुकेश को उसके किए की सजा देकर गई। मैं तो मुकेश के साथ किसी भी तरह का काम करने आया था, मगर पाप करने नहीं। जो मुकेश कर रहा था वो एक पाप था। मगर एक बात मुकेश के साथ ही खत्म हो गई कि मुकेश मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, मुझे मारने या मुझसे इस तरह का पाप करवाने। अगर पाप करवाने तो मैं मरना पसंद करता, मगर इस तरह का पाप नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।